नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। केशव के ऑफिस जाने के बाद शालिनी बाकी बचे कामों को पूरा करने में ही लगी थी कि अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी। फ़ोन उठाते ही उधर से केशव की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज से बाबुल मोहरा नहर छूटो जाए सुनने के तुम्हारे दिन आ लद गए हैं। तुम्हारा बरसों का वनवास खत्म हो गया है। वह चिर प्रतीक्षित न्योता आ रहा है जिसका तुम्हें पूरे 15 वर्षों से इंतजार था। यूँ पहेलियाँ मत बुझाइए, साफ साफ बताइए कि बात क्या है। तुम्हारे हिटलर विष्णु भैया, जिन्होंने कसम खाई थी कि ना कभी तुम्हारी शक्ल देखेंगे और ना ही अपने घर की दहलीज नांगने देंगे, आज उन्होंने अपनी बेटी अनन्या की शादी में आने के लिए कार्ड और उसके साथ तुम्हें मनाने के लिए एक पत्र भेजा है। शायद उन्हें फ्लैट का पता मालूम नहीं था, इसलिए मेरे ऑफिस के पते पर ये पत्र आया है। केशव की बातें सुन हतप्रभु शालिनी के आश्चर्य की सीमा न रही। स्त्री के लिए उसका मायका उसके जीवन का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसे वह कभी नहीं भुला पाती है। आज मायके से संदेशा पाकर उसका मन चंचल पंछी बन अतीत की गलियों में विचरने लगा। उसके पापा आशुतोष माथुर की गिनती शहर के माने जाने वकीलों में होती थी। माँ एक सीधी सादी घरेलू महिला थी। भाई बहनों में सबसे बड़े थे विष्णु भैया, उसके बाद फैलदी, फिर सोनाक्षी दी, सबसे छोटी वह खुद थी। चारों बहन भाइयों के बीच अटूट प्यार था, लेकिन अनुशासन प्रिय विष्णु भैया के तीनों बहनें जितना प्यार करती थीं उतना ही डरती भी थीं। फिर भी आड़े वक्त पर हमेशा विष्णु भैया ही काम आते थे, चाहे पापा के कोप से बचना हो या फिर अपनी पसंद की कोई चीज़ लेनी हो। तीनों बहनें माँ की जगह भैया के पास ही भागी चली जाती थीं। इसी तरह अपना सुख दुख, आक्रोश और आवेग बांटते दिन गुजरते रहे और वे सब भी बचपन लांघ कर अपनी जवानी की डेहरी पर खड़े हो गए थे। पापा ने फैलदी की शादी तय कर दी। साधारण कथ कांटी और सकलफूर्त वाले अरविंद जीजाजी रांची विश्वविद्यालय में फिजिक्स पढ़ाते थे। रांची में उनका हवेली नुमा मकान और पदभ्रष्टता तो देख पापा ने छठ से उनके साथ फैलदी की शादी तय कर दी थी। लेकिन शादी के बाद जब भी फैलदी ससुराल से आते उनकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी उदासी और मायूसी नजर आती थी, जिसे वे बेवजह ही हंसी में छिपाती रहती थी। इसी दौरान एक ट्रेनिंग में सिलसिले में शालिनी को रांची जाना पड़ा। ये सोचकर वह बेहद खुश थी कि फैलदी के साथ ढेर सारी बातें और मस्ती करने का मौका मिलेगा, लेकिन वहां पहुंचकर उनका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया था। उसे सब जाकर एहसास हुआ था कि फैलदी के चेहरे की रौनक और आंखों की चंचलता क्यों गायब हो गई थी। अरविंद जीजाजी जैसा नीरस और क्रोधी व्यक्ति उसने पहले कभी नहीं देखा था। हर समय फैलदी उस चिड़चिड़े आदमी के इशारे पर नाचती रहती थी। फिर भी उन्हें पत्नी में कोई गुण ही नजर नहीं आता था, बस कमियां ही कमियां निकालते रहते थे। लेकिन फैलदी की सहन शक्ति का जवाब नहीं था, जो चुपचाप सब सुनती रहती थी। जिस दिन उसे पटना लौटना था, फैलदी उसे बार बार समझाती रही कि पापा मम्मी को कुछ मत बताना। उसकी बातें सुनकर वह झुंझला पड़ी थी। दी, आपने तो आज्ञाकारी बेटी बनने की हद पार कर दी है। आपका यूं घुट घुट कर जीना मेरी आत्मा को कम छलनी नहीं करता। कितना अच्छा होता अगर आप राहुल के लिए अपने हृदय के द्वार खोल देती। चौंकिए मत। क्या मैं नहीं जानती थी कि आपकी सहेली हेमा का देवर राहुल आप पर जान छिड़कता था। आप उसे कम प्यार नहीं करती थीं, फिर भी उसे अपने आसपास भी भटकने नहीं दिया था। क्या दोस्त था राहुल का?
यही कि वह हमारी जाति का नहीं था। पर आपको इस बात की ज़्यादा चिंता थी कि मम्मी पापा की इज्जत पर कोई आँच न आए। मैं तो कहती हूँ अगर आप राहुल के साथ भाग जाती तो कौन सा आसमान टूट पड़ता। कम से कम आप तो चैन से रहती। फैलदी ने बढ़कर झट से अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया, पर उसकी आंखें भर आई थीं। टूटे सपनों का दर्द जैसे उसकी आंखों से पिघल रहा था। हमेशा से महत्वाकांक्षी रही सोनाक्षी दी की शादी पापा ने काफ़ी ऊंचे खानदान में की थी। प्रतीक जीजाजी शहर के बड़े बिजनेसमैन थे और इकलौती संतान थे। इस रिश्ते से कभी लोग बेहद खुश थे। सोनाक्षी दी की सास कलावती भी सुंदर, संस्कारी और पढ़ी लिखी बहू पाकर निहाल थी। लेकिन सोनाक्षी दी ने जब एक के बाद एक दो बेटियों को जन्म दिया तो उनकी सासू माँ का रवैया ही बदल गया था, क्योंकि वंश चलाने के लिए उन्हें बेटा चाहिए था। फिर शुरू हुआ एक के बाद एक गर्भपात का सिलसिला। किसी को भी ना उनके जर्जर होते शरीर का ख्याल था, ना ही छलनी होते दिल का। कभी समझौता नहीं करने वाली सोनाक्षी दी की जिंदगी में समझौता ही बन गया था। कई गर्भपात के बाद जब बेटा हुआ तो उसे संभालने की शक्ति उसमें नहीं बची थी। उनके बेटे को तो उनकी सासू माँ ने संभाल लिया, लेकिन वे खुद एनीमिया के साथ मलेरिया का प्रहार झेल नहीं सकीं और अपने नवजात शिशु को छोड़ पंचतत्व में विहीन हो गई थीं। हिंदी फालनी का हृदय तार दिया और उसे शादी न करने का फैसला कर लिया। घर के लोग समझते रहे, पर वह अपनी जिद पर अड़ी रही। MSc करने के बाद वह रिसर्च में पूरी तरह डूब चुकी थी। वहीं उसकी मुलाकात निश्चल मन का केशव काफ़ी सुलझा हुआ इंसान था। शालिनी की हर तरह से उलझन को सुलझाते सुलझाते वह खुद ही उसके प्यार में उलझता चला गया था, जिसका आभास शालिनी को भी जल्द ही हो गया था। केशव के प्यार और निष्ठा ने शालिनी के शादी न करने के फैसले को ये जानते हुए कि बदल डाला कि केशव विजातीय है। केशव से शादी करने के उसके फैसले की जानकारी होते ही घर में जैसे भूचाल आ गया था। पापा से ज़्यादा तो विष्णु भैया तिलमिला उठे थे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी जो इस शादी के लिए इजाज़त मांगने आ गई? अगर तुमने केशव से शादी करने की बात सोची तो तुम्हारी जान ले लूँगा। मजबूर होकर शालिनी और केशव ने कोर्ट में शादी कर ली और उसके साथ ही मायके से उसका रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था। कभी वह भैया की सबसे लाडली थी, लेकिन वही भैया उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसले में उसका साथ देने की बजाय दुश्मनों सा व्यवहार कर रहे थे। न पहले हुई दोनों शादियों से सीख ली, न अपनी छोटी बहन के मन को समझने की कोशिश की। पूरे परिवार में एक माँ ही थी जो सिर्फ इतना जानकर कि उसकी बेटी सुखी दाम्पत्य जीवन जी रही है, शादी से पूरी तरह संतुष्ट थी। शादी के 15 वर्ष बीत जाने पर भी शालिनी को अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं हुआ। केशव के परिवार वालों ने उसे हमेशा मान सम्मान दिया। उसके दोनों बच्चे मसूरी में उसके देवर शेखर की देखरेख में पढ़ रहे थे। उसके जीवन में सब कुछ था, फिर भी मन के एक कोने में अपनों को दुखी करने का अभार रोध जब तक तक्षक की तरह फन उठाकर उसके मन को ढकने लगता। कभी कालबेल की आवाज़ सुनकर उसके भटकते मन पर लगाम लगी। वह दरवाजे की तरफ लपकी। केशव ने अंदर आते ही मुस्कुराते हुए उसके हाथों में लिफाफा थमा दिया। वह लिफाफा थामे बेडरूम में आ गई। केशव के चाय तक पूछने का उसे होश नहीं रहा। बस जल्दी से पत्र खोलकर पढ़ने बैठ गई।
समझ में नहीं आता किस मुँह से उसे आशीर्वाद दे रहा हूँ। जिस समय तुम्हारे सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रख तुम्हें समाज के कुटिल कटाक्ष से बचाना चाहिए था, उस समय मैं खुद तुम्हारे विरुद्ध विस्मरण कर अपना चेहरा उज्जवल कर रहा था। मेरे ही कारण तुम अपने ही घर में पराई हो गई थी, कई अपमान व दर्द झेले। अगर आज तुम मुझे क्षमा ना भी करो, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। माँ ने तो वैसे भी तुम्हें कभी दोषी नहीं माना। माँ के जाने के बाद मैंने पापा की आंखों में भी पल पल तुम्हारा इंतजार देखा, फिर भी मम्मी पापा ने अपने बेटे और अपने बुढ़ापे के एकमात्र सहारे का कभी विरोध करने का साहस नहीं किया। कहते हैं जो किसी से नहीं हारता वो अपनी संतान से हार जाता है। मम्मी पापा के बाद अपनी ही संतान से हारने की बारी मेरी थी। मेरी बेटी अनन्या ने मुझे लाकर उसी दो राह पर खड़ा कर दिया है जहाँ लाकर कभी तुमने हम सबको खड़ा किया था। उसने तो साफ साफ ये भी कह दिया है कि अगर मैं बदलते समय के साथ नहीं बदलूंगा तो अकेला रह जाऊंगा। कभी बड़ी निष्ठुरता से अपनी बहन का त्याग करने वाला भाई एक पिता के रूप में अपनी ही बेटी के आगे विवश हो गया था। जब उसने मेरी रूढ़िवादी सोच की धज्जियाँ उड़ा दी, तब मेरी समझ में आया कि मेरे हाथों कितना बड़ा अन्याय हो गया। अब अक्सर ही माँ की कातर दृष्टि की याद मुझे सदमा जाती है। इस पत्र के साथ अनन्या की शादी का कार्ड भी है। अगर आप तुम और केफा मुझे माफ़ कर दो तो सारी प्रताड़ना, अपमान और उपेक्षा को भुला अपने पूरे परिवार के साथ अनन्या की शादी में अवश्य आओ। तुम्हारे इंतजार में तुम्हारा भैया। शादी के कार्ड पर फ़ोन नंबर लिखा था। शालिनी के हाथ खुद ब खुद नंबर डायल करने लगे। हेलो भैया की आवाज़ थी। सुनते ही शालिनी की जुबान जैसे तालू से चिपक गई, लेकिन भैया उसकी चुप्पी से ही ताड़ गए। कौन? क्या शालिनी? हाँ, मुश्किल से एक शब्द निकला। पापा, क्या तुमने मुझे